साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आपका आपकी अपनी फिजिक्स की क्लास में, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रकाश। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल, अगर कोई समस्या है आप अपनी बात रखें कमेंट के माध्यम से। हम और बेहतर प्रयास करेंगे कि आपको टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और परीक्षा में जितनी चीज़ें जो है पूछी जाएं इस विषय से या इस टॉपिक से, कहीं भी आप गलती ना करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि आप जो है इस विषय और इस टॉपिक में कहीं भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको कहीं से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो है लेखपाल का हो, सहायक सचिव का हो, सचिवालय सहायक का हो, या फिर BSSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इस विषय और इस जो है टॉपिक से आपको सवाल नहीं छूटेगा। इसका पूरा प्रयास है हमारा। और कहीं कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें, हम तुरंत उत्तर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं फिजिक्स की क्लास में। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रकाश। तो पिछले क्लास में हमने प्रकाश शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो गई थी दोस्तों, परिभाषा हुई थी, उसकी मुख्य बातें हुई थी, किस तरह वो कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों को धारण करता है, द्वैत प्रकृति का होता है प्रकाश। तो हमने उसकी प्रकाश की चाल भी देखा था, विभिन्न माध्यमों में किस तरह प्रकाश की चाल होती है और किस तरह दोस्तों सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, या जिस पदार्थ का या जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वहाँ भी प्रकाश की चाल प्रभावित होती है और कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली थी। जो प्रकाश में अगली चीज़ हमको देखनी थी दोस्तों, वो चीज़ क्या थी? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से हमको शुरू करना था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों क्या देखना है हमको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? ठीक है, प्रकाश कैसे परावर्तित होता है ये चीज़ हमको आज समझनी है दोस्तों। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों? किसी भी चिकने पृष्ठ से, ये एक जो है दर्पण है, कोई भी पृष्ठ ले लीजिए। चलिए मान लीजिए ये चिकना पृष्ठ है, कांच काफी चिकना होता है। ये सतह किसकी है? कांच की है। ठीक है, इधर लेप लगा हुआ है, इधर क्या है? लेप लगा हुआ है। तो दोस्तों प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है और इस चिकनी सतह पर, इस चिकनी सतह पर दोस्तों, इस चिकनी सतह पर क्या होता है कि प्रकाश जो है आपतित होता है या पड़ता है, और प्रकाश पड़ने के जो है साथ साथ क्या होता है? प्रकाश पड़ने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है? ये किरण परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये किरण क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो मतलब प्रकाश के जो है इसी दिशा में मुड़ने को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कहते हैं। मतलब हम प्रकाश के परावर्तन की क्या परिभाषा देंगे कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से परावर्तित होकर लौटना या टकराकर लौटना। यहाँ से ये टकराया, यहाँ से ये टकराकर वापस लौटा। ठीक है, यहाँ से टकराकर ये वापस लौटा। यही घटना क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए चिकनी पृष्ठ है। ठीक है, ये चिकनी सतह कोई भी हो सकती है दोस्तों, चाहे कांच हो सकता है या कुछ और हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये हमने देख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखा दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमको क्या समझना है दोस्तों? परावर्तन के नियम हम देखेंगे कि ये किस तरह जो है काम करता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों ये दो नियम हैं, दो नियम हैं जिनके आधार पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, दो नियम हैं जिनके आधार पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों पहला नियम क्या है। पहला नियम क्या है?
अब देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये आ रही है प्रकाश की किरण। ये हमने परावर्तक पृष्ठ को ऐसे लिटा दिया है, ठीक है। ये है आपकी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और ये कौन सी सतह है? ये सतह है जिस पे लेप लगा हुआ है। तो प्रकाश की किरण आ रही है और क्या होता है, ये कौन सी किरण कही जाएगी? आपतित किरण। आपतित किरण मतलब जो इस सतह पर आपतित होती है। अब आपतित होगी तो अगर ये चिकनी सतह है दोस्तों तो क्या होगी? ये परावर्तित भी होगी। क्या होगी दोस्तों? परावर्तित भी होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसके बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं, मान लीजिए इसके बीच में अगर हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों अभिलंब। अभिलंब ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम, ये पूरी सीन है परावर्तन की, ठीक है, ऐसे में आपको समझना है। पहला नियम ये कहता है कि जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है आपतन कोण, इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये कौन सा कोण होगा दोस्तों? परावर्तन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इस तरह प्रकाश पे जो है, प्रकाश की किरण जो है किसी भी समतल पृष्ठ पे जो चिकना है उस पे आपतित होती है, तो क्या होता है? ये इस तरह परावर्तित हो जाती है, उससे टकरा के वो वापस चली जाती है, परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के बाद क्या है, अगर हम बीच में एक अभिलंब की कल्पना करते हैं तो ये कोण कौन सा बनेगा दोस्तों? ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण बनेगा। क्लियर हो रहा है? और ये कोण हमेशा बराबर होगा किस कोण के? ये जो परावर्तित किरण है फिर इसके साथ भी अभिलंब एक कोण बनाएगा जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, परावर्तन कोण। ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। बस यही चीज बतानी थी। पहला नियम ये होता है प्रकाश के परावर्तन का। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्लियर हुआ? ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। चलिए अब दूसरी चीज देख लेते हैं। एक दूसरा नियम क्या है दोस्तों? आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु, और क्या है? ये अभिलंब जो होता है, ठीक है। और क्या होता है? परावर्तक किरण। ये आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण का जो है आपतन बिंदु, ये हो गया अभिलंब। और ये कौन सी चीज हो गई? ये परावर्तित किरण हो गई। ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें का क्या होते हैं दोस्तों? तीनों कौन सी? तीनों कौन सी? आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या? आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, जो ये अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और परावर्तित किरण। और क्या? परावर्तित किरण। ये देखिए, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ये कह रहा है कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एक ही समतल में होती हैं। ये जो तीनों चीजें हैं दोस्तों वो क्या है? एक समतल में होते हैं, एक समतल में होते हैं। क्लियर हुआ? ये दूसरा नियम है, मतलब एक ही समतल में होंगे, ये एक ही सरफेस पे होंगे। क्लियर हुआ? ये दोनों नियम है दोस्तों किस चीज के? परावर्तन के। तो आपको ये परावर्तन क्लियर हो गया होगा।
पहला नियम जो है ये बताता है कि जो आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है दोस्तों, वो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के एंगल ऑफ परावर्तन कोण को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या देखना है दोस्तों, ये चीज हमने समझ ली कि किस तरह जो है प्रकाश का परावर्तन होता है और दो नियम के आधार पर ये घटना घटित होती है। आइए दोस्तों, ये चीज हमने समझ ली। अब देखते हैं कि कहाँ किन किन सतहों से परावर्तन होता है। जो भी दोस्तों चीजें जो है क्या होती हैं, वस्तुएं पॉलिशदार होती हैं, चमकीली होती हैं, क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, और जो है क्या होती है? चिकनी होती है। इनसे क्या होता है? परावर्तन अधिक होता है। और मान लीजिए खुरदुरी सतह वाली होंगी, खुरदुरी सतह है या धुंधली है, वो जो है पॉलिशदार या चमकीली नहीं है सतह, धुंधली है, तो क्या होगा? परावर्तन दोस्तों क्या होगा? कम होगा। क्लियर हुआ? तो आपको पता हो गया कि परावर्तन अधिक किस कंडीशन में होगा? जब जिस वस्तु से या जिस सतह से या पृष्ठ से परावर्तन की बात हो रही है वो सतह पॉलिशदार होगी, चमकीली होगी या चिकनी होगी तो अधिक परावर्तन होगा, अधिक रिफ्लेक्शन होगा। और अगर वो सतह खुरदुरी है, धुंधली है, तब क्या होगा? परावर्तन कम होगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया, परावर्तन हमने अच्छे से समझ लिया दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या देखना है? दर्पण। अब हमारा जो दोस्तों टॉपिक होगा वो है दर्पण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कठिन भी है, अच्छे से समझने का आप दोस्तों प्रयास करिए, ठीक है। दर्पण। अब हमें दोस्तों जो पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है, मिरर जिसको कहते हैं, मिरर पढ़ना है। मिरर में हम क्या देखेंगे? ठीक है, दर्पण क्या है? जो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए दोस्तों, दर्पण में दो दर्पण हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो दर्पण है, सबसे पहला दोस्तों दर्पण हमको जो पढ़ना है, समतल दर्पण। क्या पढ़ना है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर जो होता है, इसको पढ़ना है। इसके बाद हमको दोस्तों इसमें पढ़ना है गोली दर्पण। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। क्लियर हुआ? अब इसमें भी दो दर्पण है, उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है। यह है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ? अभी हम देखेंगे समतल दर्पण किस तरह काम करता है, क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोग है और किस तरह इसमें प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नोट जरूर कर लीजिएगा जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। तो गोली दर्पण भी हमने देखा, बाद में इसको देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे हम समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे समतल दर्पण। अब दोस्तों परावर्तक सतह किसकी क्या होती है? समतल होती है। मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, ये कांच का एक टुकड़ा है और एक और क्या है दोस्तों? चांदी या पारे की परत। इधर इस तरफ हमने जो है पेंट कर दिया चांदी से या तो पारे, इनमें से किसी की परत चढ़ा दी, कलई चढ़ा दी, लेप कर दिया। अब ये जो सतह है यहीं से परावर्तन होगा, जाहिर सी बात है। ये जो है सतह, इसी से परावर्तन होगा प्रकाश का, ठीक है। अब ये क्या है? शीशे की एक और जो है क्या है? इधर धातु है और इधर क्या हो गया? शीशा है, चिकनी सतह है, चमकीली सतह है। अब देखिए ये किस लिए होता है दोस्तों कि ये जो है ऐसा इसलिए होता है कि किरण का क्षय ना हो और क्या हो, ये
क्रॉस न कर जाए। कांच अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो परावर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपवर्तन होगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, परावर्तन थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब आपको जो समझना है समतल दर्पण के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, कैसे बनता है। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे कि किस तरह समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रकाश आ रहा है, तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों समतल दर्पण पे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है। जैसे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर ये वस्तु रखी गई है, ये वस्तु है ए बी। ठीक है, ये किरण पड़ रही है इस पे, तो 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, प्रतिबिंब दर्पण से इस वस्तु की दूरी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो ये कहने का यहाँ मतलब ये है कि ये जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा, एक तो पीछे बनेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक उतनी ही दूरी पर बनेगा। पहली बात, उतनी दूरी पर। अगर ये जो है 25 सेंटीमीटर सामने से दूरी है, परावर्तक पृष्ठ से वस्तु की जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो जो इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो भी ठीक 25 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, 25 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। अब कैसा बनेगा दोस्तों, एक एक चीज करके देखेंगे। ये आभासी होगा, पहली चीज क्या होगा, ये आभासी होगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो है आपको पता है दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपके पीछे जो है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो होता तो ये आभासी ही है, वास्तविक नहीं होता। ठीक है, वास्तविक ये नहीं होता, ये क्या होता है, आभासी होता है। सीधा होगा, ये सीधा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर मतलब जैसे अगर इसको हम मान के चलते हैं कि इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी लंबाई भी ए बी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दो बातें समान हैं, ध्यान से समझिए। इसकी दूरी, परावर्तक पृष्ठ से वस्तु की दूरी, और इस जो है पृष्ठ से पीछे जहां प्रतिबिंब बन रहा है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां की दूरी ठीक उतनी ही होगी। ठीक है, ये दोनों चीज बराबर होगी, नंबर एक। नंबर दो, इसका जो आकार होगा वो उतना ही होगा जितना वस्तु का आकार है, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना वस्तु का आकार है। तीसरी चीज आभासी होगा और सीधा होगा। इतनी बात समझ में आई। एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, पार्श्व उल्टा बनेगा। पुस्तकों में लिखा रहता है प्रतिबिंब क्या होगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। तो मान लीजिए आप अगर नहीं समझ पाते, ठीक है, हिंदी में नहीं समझ पाते, तो आप मान के चलिए इसको लैटरल इनवर्स कहेंगे, लैटरल इनवर्स। लैटरल इनवर्स का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए हम अपना प्रतिबिंब सामने देख रहे हैं आईने में, तो होता क्या है कि जैसे हम अगर दायां हाथ उठाते हैं तो हमें लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है। ठीक है, उल्टे का मतलब ये हो गया। ठीक है, उल्टे का मतलब जस्ट ऊपर नीचे वाला उल्टा नहीं है। पार्श्व उल्टा का मतलब है कि अगर हम दाहिनी तरफ हाथ उठाएंगे तो दर्पण में बाहिनी तरफ दिखेगा। कैसा दिखेगा, बाईं तरफ दिखेगा। तो ये पार्श्व उल्टा बनता है। क्लियर हुआ, वस्तु के आकार के बराबर होगा प्रतिबिंब, ये क्लियर है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों। उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। अगर ये 25 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो ये 25 सेंटीमीटर पे बनेगा। एकदम क्लियर करके पॉइंट में नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब और वस्तु जो है दर्पण से बराबर स्थिति दूरी पर बनते हैं। मतलब जितना दूर आप जैसे दर्पण के पास आते जाएंगे
जितना पास आते जाएंगे दर्पण में आपका प्रतिबिंब उतना पास आता जाएगा। आपने देखा होगा जब आप शीशे के पास आते हैं, आईने के पास आते हैं, तो प्रतिबिंब भी आपके पास आने लगता है। इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस दोनों बराबर रहती है। अगर आप दूरी घटाएंगे तो दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब की भी दूरी कम होगी। ये मुख्य बातें हैं। पार्श्व उल्टा बनता है, आभासी सीधा बनता है, ठीक उतनी दूरी पर बनता है प्रतिबिंब जितनी दूरी पर परावर्तक पृष्ठ के सामने जो वस्तु रखी गई होती है, और आकार जो होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। क्लियर हुआ? ठीक है, आकार भी बराबर होता है। चलिए दोस्तों, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। प्रतिबिंब में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और कुछ खास बातें इसके साथ, प्रतिबिंब के साथ और कुछ बातें, जैसे मान लीजिए घुमा फिरा के सवाल पूछता है प्रतिबिंब में, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए दोस्तों, आप दर्पण, आपने एक बड़ा सा दर्पण रख दिया और किसी एक वेग से, मान लीजिए विवेक से आप दर्पण की ओर चलते हैं, दर्पण की ओर विवेक से आते हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से जो है आता हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब वेग डबल हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये खास बात है। जैसे दर्पण की तरफ आप दौड़ते हुए आते हैं, तो जिस वेग से आप दौड़ते हुए आएंगे, दर्पण में आपका प्रतिबिंब उससे डबल स्पीड में दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ये एक खास बात है। दूसरी खास बात और जान लीजिए कि इसमें दोस्तों, अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, आपको अगर पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है, तो जो दर्पण की लंबाई है वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस दर्पण में आपका पूरा प्रतिबिंब दिखे, ठीक है, पूरा प्रतिबिंब दिखे, अगर आप सोचते हैं कि आपका पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे, तो आपके लिए क्या होना चाहिए? ये दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? इसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी। मतलब अगर आप जो है 5 फीट के हैं, तो दर्पण की लंबाई कम से कम 2.5 फीट होनी ही चाहिए, तो आपको क्या होगा? प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। मतलब आपको ऊपर से नीचे तक आप चाहेंगे तो पूरा प्रतिबिंब आपको दिख जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब कुछ और चीज़ों की तरफ। ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं कि कहाँ इसका उपयोग होता है। ठीक है, हम देखेंगे समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के क्या देखेंगे दोस्तों? उपयोग देखेंगे। तो इसका उपयोग आप सबसे पहले तो आप जान ही गए हैं कि आईने में होता है। आईना, जो आईना होता है दोस्तों, जो दर्पण हम अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो किसके लिए होता है? वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? चलिए और देखिए, जो एक पेरिस्कोप होता है दोस्तों, परिदर्शी उसको बोलते हैं, परिदर्शी, या इसको कहते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप दोस्तों पनडुब्बी में इस्तेमाल होता है, और बंकर में जो सैनिक छिपे होते हैं, मान लीजिए उनके ऊपर से जो है सैनिक मार्च कर रहे हैं, दुश्मन की टुकड़ी मार्च कर रही है, जैसे मान लीजिए बंकर में ये है ऊपर से, अब बंकर में यहाँ सैनिक छुपे हुए हैं, ठीक है, यहाँ सैनिक छुपे हुए हैं, तो अब ये कवर करके रखे हैं। अब मान लीजिए टुकड़ी यहाँ से आ रही है, दुश्मनों की टुकड़ी आ रही है, तो अगर ये अपना सिर न निकालना चाहें या अपने आप को सुरक्षित होते हुए इन लोगों को देखना चाहें या इनकी गतिविधियों पे नजर रखना चाहें, तो क्या होगा दोस्तों? ये एक जो है यंत्र के माध्यम से क्या करेंगे? मान लीजिए छोटा सा यहाँ इन्होंने निकाल दिया, ये यंत्र जो होता है ये क्या होता है? परिदर्शी। पेरिस्कोप का जो साइज होता है, आकार होता है, इसी तरह का होता है। तो ये खुद जो है बाहर न झांकते हुए इस यंत्र के द्वारा क्या करते हैं? दुश्मनों को वॉच कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। पनडुब्बी में भी यही होता है, जो स्कॉर्पियन होती है दोस्तों,
ये समुद्र के नीचे चलती है, लेकिन आगे से मान लीजिए दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है तो ये ऊपर आके तो देखेगी नहीं, इसमें एक यंत्र लगा होता है पेरिस्कोप। तो ये क्या करता है, सतह के ऊपर, मान लीजिए ये समुद्र की सतह है, ठीक है, ये दोस्तों समुद्र की सतह है। तो ये समुद्र की सतह के जो है, सतह के ऊपर से क्या करता है, ऊपर से दुश्मन का जहाज देखता है, और यहाँ पर इसमें जो है दर्पण लगे होते हैं, उनके विभिन्न दर्पणों के परावर्तन से जो है देखना संभव हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर ये किरणें जो है परावर्तित होकर यहाँ पर जो बैठा हुआ दर्शक है उसके नेत्रों को पहुंच जाती है। यहाँ भी ऐसा ही होता है, आमने सामने और कई किस्म के जो है परावर्तक पृष्ठ या दर्पण लगे होते हैं। तो अंत में वो जो है किरणें नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और यहाँ बैठे हुए दर्शक को ये चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। इस तरह काम करता है। तो ये जो है पेरिस्कोप भी जो है, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, समतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। आईना तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। बहुदर्शी एक होता है, उसमें विभिन्न जो है वस्तुओं को विभिन्न किस्म के रंगों के साथ देखा जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये समतल दर्पण का उपयोग है, ठीक है। तो समतल दर्पण से संबंधित चीज़ें दोस्तों कंप्लीट है। आइए दोस्तों अगली देखा जाए, हम गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा जान लें। ये क्या है, गोलीय दर्पण को भी समझ लें दोस्तों। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या था दोस्तों, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये क्या है दोस्तों, देखिए गोलीय दर्पण एक तरह से समझिए कांच का एक गोला है, इसका कटा हुआ भाग है। गोलीय दर्पण सिर्फ इतना है कि कांच का एक गोला है या गेंद, आप कल्पना करिए कांच की एक गेंद है, और कांच की गेंद को अगर आप बीच से काट देते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों गोलीय दर्पण बन गया, चलिए एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, और एक टुकड़ा ये हो गया। अब मान लीजिए एक तरफ हम क्या करते हैं, एक तरफ इस पृष्ठ को जो है हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पेंट कर देते हैं। तो ये जो दूसरा हिस्सा होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए इस हिस्से को हम पेंट कर दें, अगर इस हिस्से को हम पेंट कर दें तो यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ हो सकता है। ये हिस्सा जो उभरा हुआ हिस्सा है ये परावर्तक पृष्ठ हो सकता है। यहाँ पर धंसा वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ हो सकता है अगर इधर हम पेंट कर दें। कहने का मतलब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, मतलब परावर्तक सतह जो है कांच के खोखले टुकड़े का भाग होता है, या तो ये उभरा हो सकता है या तो धंसा हो सकता है। इन दोनों के आधार पर इनमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो उभरा होता है दोस्तों इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और जो है धंसा हुआ हिस्सा, जब ये धंसे हुआ हिस्सा दर्पण की तरह काम करता है तब हम इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्लियर हुआ। अर्थात गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा इसके पहले भी। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव मिरर, ठीक है। और कैसे होता है आपने देख लिया। अगर किसी भी गेंद के, कांच की एक गेंद है उसको दो टुकड़ों में बांट लीजिए। एक टुकड़े में क्या करिए, बाहर की सतह पर किसी चीज से लेप कर दीजिए, अंदर की सतह को परावर्तक पृष्ठ बना लीजिए, मतलब जहां से प्रकाश आपतित होकर परावर्तित हो। और दूसरे वाले में क्या करिए, अंदर वाले हिस्से की तरफ या धंसे वाले हिस्से की तरफ पेंट कर दीजिए और उभरे वाली सतह से परावर्तक पृष्ठ का काम लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। कहने का मतलब अवतल और उत्तल दर्पण इस तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। उभरा हिस्सा हमेशा याद रखिए उत्तल, उत्तल मतलब उभरा, उसे आप उत्तल समझिए तो उसे उभरा हुआ हिस्सा समझिए। अवतल से क्या है, धंसा वाला हिस्सा समझिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका उत्तल और अवतल दर्पण।
अब दोस्तों आपको आगे ये समझना है, इन दोनों दर्पणों को बहुत अच्छे से समझना है आपको कि किस तरह इनमें प्रतिबिंब बनता है और किस तरह ये जो है काम करते हैं, इनमें किस तरह जो है फोकस होता है। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है। अच्छा, आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है, ठीक है। अवतल दर्पण मतलब ये कौन सा मिरर है दोस्तों, ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण जैसा कि आप समझ ही गए हैं कि ये जो है ऐसे होगा, तो ये जो है इसके उभरे वाले हिस्से पे क्या होगा, हमने पेंट कर दिया है, ठीक है, धातु की परत चढ़ा दी है। अंदर वाला जो धंसा वाला हिस्सा है यही क्या करता है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। क्लियर हुआ। एक तरह से दोस्तों ये जान लीजिए कि ये जो दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए अगर इसको हमने दो टुकड़े में काट ही दिया, चलिए यही समझ लीजिए, तो ये जो होती है ये क्या होती है, ये वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। अगर इसके केंद्र की बात की जाए तो किसी वृत्त का केंद्र तो यही होगा। अगर हम इसकी बात करें, ये जो है बिंदु है, तो बिंदु अगर वृत्त होता तो यहाँ पर केंद्र होता, और इस दर्पण का भी केंद्र क्या होगा, दोनों दर्पणों का यही केंद्र होगा। चलिए आगे इसको देखेंगे। तो ये मान लीजिए प्रकाश की आपतित किरण है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको दर्पण को हम एक नाम और देते हैं, अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं, आइए हम समझेंगे, ठीक है। ये अनंत से जो आने वाली किरणें हैं इनको क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब देखिए जैसे ये किरण आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब ये प्रकाश की किरणें इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा के क्या होती हैं, वापस मुड़ती हैं, ठीक है। ये कहाँ मुड़ेंगी, ये वापस मुड़ेगी, और ये है आपका फोकस बिंदु, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये वापस मुड़ेंगी, ठीक है, और यहाँ पर काटेंगी। फिर कैसे प्रतिबिंब बनेगा वो चीजें हम देखेंगे बाद में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अच्छे से बताएंगे, अंतर बताएंगे दोनों में, और ये याद करने की चीज है। यहाँ आपको समझना है, ये आपतित जो किरण है ये जब परावर्तित होती है तो क्या होती है, ये सिकोड़ती है। क्या करती है, सिकोड़ती है, केंद्र की तरफ सिकोड़ती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी। अभि का मतलब सिकोड़ना, अप का मतलब फैलाना। जैसे जब हम उत्तल पढ़ेंगे, यही समझ लीजिए, उत्तल को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। अपसारी का मतलब, अप का मतलब हुआ फैलाना। वहां पर क्या होगा, ये किरणें क्या होंगी, फैलेंगी। ये किरणें क्या होंगी दोस्तों, फैलेंगी। अर्थात अनंत से अगर किरणें आती हैं प्रकाश की तो उसको जो है उत्तल दर्पण प्रसारित करता है, फैलाता है, अपसारित करता है। और अवतल क्या करता है, केंद्र की तरफ मोड़ता है। पहले दो चीजें क्लियर कर लीजिए। अवतल अभिसारी होता है, मतलब केंद्र की तरफ मोड़ने वाला, सिकोड़ने वाला, और उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। ये बात समझ में आई। चलिए इनका उपयोग देख लेते हैं, दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये चीजें समझ लेते हैं। इसके बाद हम प्रतिबिंब पे आएंगे, दोनों प्रतिबिंब एक साथ देखेंगे हम, अवतल उत्तल, ठीक है। उनके बारे में छोटी छोटी बातें समझ लें। अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों क्या होता है, दांतों की, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों के या कान नाक के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और इसके अंदर भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो कान नाक दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो एक जो है दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, वो दर्पण होता है अवतल। इसमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है, मतलब जितना वस्तु का आकार है दोस्तों, वस्तु का आकार, इससे जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। मतलब कान में अगर छोटी सी कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसको दर्पण से देखेंगे तो वो बड़ी दिखेगी, स्पष्ट दिख जाएगी, इसीलिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। यही समझ लीजिए उत्तल दर्पण में दोस्तों जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के स्वाभाविक आकार से छोटा होता है। चलिए बस थोड़ा सा कंपैरेटिवली समझते चलिए।
एक चीज कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, दांतों के, कान और नाक के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए प्रकाश की जो पुंज है, प्रकाश की तेज किरणों का पुंज है, उसको रिसीव करने के लिए क्या होता है, टार्च। आप देखें दोस्तों, टार्च, सर्च लाइट, सर्च लाइट, जो वाहनों की हेडलाइट होती है, हेडलाइट, इन सब में किसका इस्तेमाल होता है, इन सब में इस्तेमाल होता है दोस्तों अवतल दर्पण का। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लीजिए टार्च में दोस्तों, टार्च हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर हमने क्या किया कि उसको जो है किरणों को प्रसारित कर दिया, तो हम कोई चीज देखना चाहेंगे तो क्या होगा, वो स्पष्ट हमको अंधेरे में नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं अभिसारी प्रवृत्ति होने की वजह से या सिकोड़ने की प्रवृत्ति की वजह से हमको तेज किरण पुंज पाना है, स्पष्ट देखना है किसी चीज को, तो टार्च में क्या होता है, सीधी रोशनी जाती है, आपने नोटिस किया होगा। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ताकि हम चीजों को एकदम स्पष्ट देख सकें। तो टार्च में, सर्च लाइट में, और जो वाहनों की, गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। एकदम एकदम याद रखिएगा। हजामती दर्पण में, हजामती, जो हजामत बनाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बाल होते हैं, कहाँ कैसे देखना होता है, बहुत महीन चीजों को देखना होता है, तो हजामत बनाने वाले या दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं नाई की दुकानों पे, उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, समतल दर्पण का नहीं किया जाता, इसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। क्लियर हुआ, ठीक है, ताकि आकार थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई दे। सोलर कुकर होता है दोस्तों, सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इनके प्रयोग हो गए। तो दोस्तों अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम उत्तल दर्पण डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम दोनों दर्पण का देखेंगे कि किस तरह इनमें प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या अंतर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो जरूर देखिएगा अगला वीडियो। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, और इसको दोस्तों नोट डाउन, इस टॉपिक को जरूर जो है नोट्स बनाइएगा। अगर सारे टॉपिक नहीं बना रहे हैं तो प्रकाश के टॉपिक से नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बना है तो निश्चित कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और बाद में सवाल गलत हो जाएगा। तो इस टॉपिक का नोट्स जरूर बनाइएगा। अगली क्लास में हम सारी चीज़ों को समझा के टॉपिक खत्म कर देंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद साथियों।